मॉर्निंग लाहौर, खुश आमदीद। एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है क्योंकि कल छुट्टी है और वीकेंड शुरू हो चुका है। कल छुट्टी का दिन है। कुछ लोगों को तो काफ़ी लंबा वीकेंड मिल गया है क्योंकि कल कश्मीर डे था और उसकी भी छुट्टी थी और आने वाला कल जो है वो संडे है। और ये 3 छुट्टियां जो हैं ये बहुत से लोगों को मिल गई हैं। और ज़्यादातर जब ऐसी कोई छुट्टी भी होती है ना तो लोग दरमियान वाले दिन की भी छुट्टी साथ में ही मिला लेते हैं और इस तरह वो घूमने फिरने चले जाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, जैसे कि मैं, मेरी टीम, हमारे यहाँ पर काम करने वाले जिनको छुट्टी नहीं मिलती सैटरडे पर, तो वो भी परेशान ना हो क्योंकि कल संडे है। तो हम भी कल अपनी छुट्टी का दिन मनाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। आप भी खूब मौज मस्ती कीजिएगा, खूब हल्ला गुल्ला कीजिएगा क्योंकि छुट्टी एक दिन मिलती है। और छुट्टी मनाने का मकसद भी यही होता है कि आप खुद को वक्त दें ताकि आपको आने वाला जो वीकेंड है ना वो एक भरपूर अंदाज में और एनर्जेटिक होकर गुजर सके। क्योंकि अगर आप छुट्टी वाले दिन भी हैक्टिक रूटीन अपनाएंगे और काम करते रहेंगे तो आने वाला जो पूरा हफ्ता होता है ना वो भी आपका एनर्जेटिक नहीं गुजरता, हैक्टिक गुजरता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर लोड पड़ जाता है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ चल रहे होते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वीकेंड बड़े ही भरपूर तरीके से गुजारो। जो एक छुट्टी का दिन मिलता है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से गुजारो, अपने साथ वक्त गुजारें, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। पूरा हफ्ता वो आप लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब छुट्टी इनको होगी और ये हमारे साथ बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे। आप लोगों के दोस्त होते हैं, उनके साथ बाहर जाएं, हल्ला गुला करें, डाइन आउट करें और उनके साथ भी वक्त गुजारना बड़ा ही मुफीद साबित होता है। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उनका भी थोड़ा हक होता है आप पे। जैसे घर वालों का हक है वैसे आपका दोस्तों का भी हक होता है कि वो आपके जो स्केड्यूल है ना, बिजी स्केड्यूल, उसमें से थोड़ा सा वक्त उनके लिए भी निकालें। तो मेरा ये मानना है कि जो छुट्टी वाला दिन है वो भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। आज आप लोगों के भी बहुत सारे प्लान्स होंगे। कुछ लोग तो ये जो 3 छुट्टियां आई हैं ना, लंबा वीकेंड, इसमें मरी घूमने के लिए चले गए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन हम जैसे लोग हैं जिन्होंने ड्यूटी पर आना है, आपसे बातें करनी है, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता ही ऐसा है कि हम यहाँ पर आके आपसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत से मसाइल होते हैं हमारे आसपास जिनको हमने डिस्कस करना होता है, जिनके सोल्यूशन आप तक पहुँचाने होते हैं। आप आज प्लान बनाइए, बाहर जाइए, अपने घर वालों के साथ जाके खाना वगैरह खाइए, अच्छा खाना खाइए बाहर। लेकिन ख्याल रखना है SOPs का। कोरोना जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके साथ अब हमने रहना है, और उसका क्या इलाज है? सिर्फ एक इलाज है और वो है SOPs का ख्याल। एहतियात कीजिए। अब तो लोग अपने सूट के साथ के मास्क पहनना शुरू हो गए हैं और वो पूरा इतना खूबसूरत उनका अटायर शुरू हो जाता है, लगता है कि आपने अपने सूट के साथ का खूबसूरत सा मास्क पहना है, मैचिंग मास्क पहना है। आप जब बाहर जाते हो लोग आपको देखते हैं, खुश होते हैं कि यार कितना खूबसूरत लग रहा है, सूट के साथ का मास्क पहना है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। तो हम बात कर रहे थे वीकेंड के हवाले से कि वीकेंड को कितने ही भरपूर अंदाज में गुजारना चाहिए और रूह की ताजगी के लिए भी ये कितना ज़रूरी है। वैसे भी ऐसे माहौल में जहाँ डिप्रेशन और एंजाइटी का राज बढ़ता जा रहा है, अदम बर्दाश्त इस कदर संगीन मसला बनता जा रहा है कि हम छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं। बर्दाश्त का जो मादा है ना वो ख़त्म होता जा रहा है हमारे अंदर से, और हम बाज़ औक़ात तो हम गुस्से में इंतहाई गलत कदम भी उठा लेते हैं। अभी कल ही का एक वाक़या है कि वलेंशिया के इलाके में माँ ने बेटे को किसी बात पर डांटा तो 21 साला बच्चे ने वालिदा की डांट से दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। और गुज़श्ता कुछ सालों से देखा गया है कि खुदकुशी के जरिए अपनी जिंदगी को खत्म करने का रुझान 15 से 24 साल की उम्र यानी नौजवान नस्ल के अफराद में तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ये हमारे इर्द गिर्द के ही लोग हैं जो किसी न किसी जहनी दबाव, समाजी प्रेशर या डिप्रेशन के सबब खुदकुशी जैसे नापसंदीदा फाल अपना लेते हैं। और हर साल दुनिया भर में लगभग 8 से 10 लाख अफराद खुदकुशी करके अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। हर 40 सेकंड में एक जिंदगी खुदकुशी की नजर हो जाती है। हाल ही में गैलप सर्वे ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक 7% पाकिस्तानी खुदकुशी करके मौत का शिकार या नाकामयाब होने वाले अफराद को बराह रास्त जानते हैं। नौजवान नस्ल में खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद है आज की हमारी गेस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं आयशा शाहिद। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आयशा,
हमने भी बचपन गुजारा है, हमने भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दें की हैं, हमें नहीं भी पूरी हुई हमारी, हमने मारे भी खाई हैं, हमने डांटे भी खाई हैं, लेकिन हमारा कभी ख्याल ही नहीं किया खुदकुशी करने पे। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब एक बच्चे को जिसने ज़िद की, पैंट नहीं दिलवाई माँ ने, उसने खुदकुशी कर ली, एक ने ज़िद की, डांट पड़ी उसको माँ से और उसने खुदकुशी कर ली। मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम? मसला ये है सबसे बड़ा कि जो हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट है इसके अंदर हमारे प्रेशर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, साइको सोशल प्रेशर बहुत है। पहले शायद मेरे और आपके ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे जिसकी बेस पे हम बाकी लोगों को कंपेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ को उनके साथ। अब कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आ गया। अगर फर्ज करें पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि चीज़ें जो हैं किस तरीके से लाइफ में ज़रूरी हैं, किस तरीके से हम केटर कर सकते हैं और बाकी चीज़ें इवेंचुअली टाइम के बाद आ जाएंगी, तो अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते। एक ओवरऑल पढ़ाई का प्रेशर, आपकी सोसाइटी में उठने बैठने का, लाइफस्टाइल गुजारने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फ़र्ज़ करें कोई ऐसा बच्चा है जिसकी खुद एतमादी की कमी है, सेल्फ स्टीम अगर लो है, या फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों से अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकता, तो वहाँ पर उनका डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाने का बहुत बड़ा चांस होता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई इंडिविजुअल डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर खुदकुशी जैसे जो ख़यालात हैं वहाँ पर उनके ज़हन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसला ये है कि अगर कोई शख्स जो है खुदकुशी के बारे में सोच रहा है तो ये देखने की ज़रूरत है कि साइंटिफिकली उसका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा, बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं, होप जो है, उम्मीद है, वो अभी भी बाकी है। तो अगर वो ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का मादा जो है वो इतना बढ़ गया हुआ है कि उसको दुनिया जो है इसकी हकीकत नज़र नहीं आ रही है और चीज़ों को सोल्यूशन नहीं देख पा रहा। लेकिन आयशा, छोटे बच्चे हैं, मतलब 12 साल का बच्चा, उसको हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा शऊर रखता होगा या बहुत ज़्यादा सेंसिबल होगा। 12 साल का बच्चा, उसमें इतनी अदम बर्दाश्त, उसमें कि उसने पेंट नहीं माँ ने दिलवाई और उसने खुदकुशी कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखने की जरूरत है कि किसी एक इवेंट ने खुदकुशी की तरफ नहीं बच्चे को धकेला होगा। बच्चे में या तो पहले से इस तरह की टेंडेंसी होगी, कोई घर के हालात इस तरह के होंगे, या ओवरऑल कोई ऐसी चीज चल रही होगी जो कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर को मोल्ड कर रही होगी। जो खुदकुशी का कदम होगा बड़े आखिर में जाके आएगा। पहले से बच्चा किस तरीके से स्टबर्न होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, सैड होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। हमारा ख्याल है कि बड़ों के अंदर मोस्टली आम ख्याल है कि बड़ों को ही डिप्रेशन होता है, लेकिन चाइल्डहुड डिप्रेशन भी होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे इन चीजों से गुजर रहे होते हैं। फर्ज करें अगर डिप्रेशन नहीं है तो बच्चा जो होगा बहुत ज्यादा खुद एतमादी की कमी का शिकार होगा, यानी वो दूसरों से हो सकता है खुद को कमतर समझे, या उसको लगे कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मौके नहीं है, जो कि अक्सर कात हमारे, क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, तो अक्सर कात हमारे लोगों के पास बहुत ज्यादा मौके नहीं होते। एग्जैक्टली। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन द थिंग इज कि पहले से कुछ ना कुछ चल रहा होगा, एकदम से चीजें नहीं आती। लेकिन आयशा, हमने भी देखा है कि अमूमन अगर खुदकुशी की बात की जाए तो वो तब होती है जब हम बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, हमें आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता कि ये सिर्फ एंड है। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे को वीडियो गेम्स खेलने से मना कर दिया जाए, या जैसे अभी पेंट नहीं दिलवाई तो उसने खुदकुशी कर ली है, तो ये मायूसी क्यों पैदा हो जाती? वजह क्या है इससे सबसे ज्यादा बड़ी कॉमन वजह? मैं साइंटिफिक अगर वे में थोड़ी सी बात करूं, जब हमें डिप्रेशन होता है तो हमारे जहन में जो 2 बेसिक केमिकल्स हैं जो खुशी हमें महसूस कराते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, वो बनने बंद हो जाते हैं या उनका बैलेंस खराब हो जाता है। ठीक है। जब भी हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे जहाँ पे बहुत हमें खुशी नहीं मिलेगी या टेंशन होगी, तो हमारे जो हैप्पी केमिकल्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है। अगर वो चीज़ चलती जा रही है और हम लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, होपफुल एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही, फर्ज करें घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, इर्द-गिर्द का जो माहौल है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो इवेंचुअली हमारा ब्रेन जो है वो हैप्पी केमिकल्स का इखराज नहीं करेगा और इवेंचुअली मूड खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी वजह है बहुत बड़ी कि बच्चे जो हैं वो, बच्चे भी और बड़े भी इस चीज में जा सकते। तो फिर किस तरह पता चले कि अगर बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या एंजाइटी में जा रहा है, क्या सिम्टम्स होते हैं उनके, कि वालिदैन को या उनके आसपास जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि अच्छा ये अब इस चीज में जाने वाला है, इसको पहले ही वार रोक लिया जाए? अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हमें लगता है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा रोना धोना करेगा या रोता रहेगा, उदास रहेगा। ये सिर्फ यही पिक्चर डिप्रेशन की नहीं होती। अगर बच्चा या इंडिविजुअल बड़ा भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, बात पे तैश में आने लग जाए, ये भी बहुत बड़ा साइन होता है कि इंडिविजुअल जो है उसका मूड खराब हो रहा है। अच्छा। ठीक है, वो बच्चा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा बच्चा जो होगा, जो अभी बहुत ज्यादा एडल्ट नहीं है, बालिग नहीं है, वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन का जो तरीकाकार होगा वो भी मुतासर होगा, उसको भी एक्सप्रेशन देना नहीं आएगा बहुत अच्छे तरीके से।
तो इवेंचुअली योगा के अक्सर का तो चिड़चिड़ेपन में, स्टबर्ननेस में, जो बच्चे अम्मा अब्बा कहते हैं कि जिद करता है बहुत ज्यादा, बात नहीं मानता, तो ये भी एक साइन है कि बच्चा जो है शायद कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी में जा रहा है। अच्छा। फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फर्ज करें अगर आपका बच्चा बहुत सोशल है, बहुत मिलनसार है, तो एकदम से वो आइसोलेट होता जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, शायनेस का शिकार हो जाएगा, अकेले रहना पसंद करेगा, अकेले बैठना पसंद करेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स हैं कि बच्चा जो है उसके मूड में कोई तब्दीली आ रही है। अब वो एंजाइटी में भी जा सकता है और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है। और फर्ज करें अगर ये चीज बढ़ती जाएगी तो फिर ऑब्वियसली वो क्लिनिकली डायग्नोज हम उसको कर देते हैं कि इस बच्चे को डिप्रेशन या एंजाइटी है। और अगर वो, हाँ आयशा, आप एंजाइटी और डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि एंजाइटी और ये डिप्रेशन है? अच्छा, एंजाइटी से मुराद यहाँ अगर हम एंजाइटी का उर्दू में तर्जुमा करें ना तो उसमें आएगा कि बगैर किसी वजह के आप खौफ में मुब्तला रहते हैं या परेशान रहते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कोई मसला हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत डर या खौफ का शिकार हो जाए, वो अगर अम्मा अब्बा के या पेरेंट्स के बगैर कहीं ना जाए, वो कहे कि मैंने इनके साथ ही रहना, मैंने अकेले नहीं रहना, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं एंजाइटी का शिकार हो रहा है। फिर कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे और बड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। कोई टफ सिचुएशन आई, एग्जाम आया, एग्जाम एकदम से भूल जाएंगे, पैनिक कर गए, ठीक है, या वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कोई अगर परफॉर्मेंस की चीज है, तो ये एंजाइटी की कुछ अलामात हैं। इसके अलावा इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना, पसीने आने लग जाना, एकदम से हाथ पांव कांपना, ये फिजिकल अलामात। बहुत से ऐसे लोग जिनको मैंने देखा है एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको लगता है शायद उनका दिल फट जाएगा, या उनको वो अभी शायद खुदा ना खास्ता मर जाएंगे या उनके साथ कुछ हो जाएगा। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, वाकयात भी देखे हैं। ये दरअसल पैनिक अटैक की अलामत है जो आप कह रही हैं। पैनिक अटैक तब होता है जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काबू में नहीं आ रही, तो एकदम से फिर आपकी बॉडी स्टॉप कर जाती है। अच्छा। तो वो इस सूरत में पैनिक अटैक्स होते हैं। और डिप्रेशन? और डिप्रेशन में ये होता है कि बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। उसमें एक नाउमीदी की कैफियत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाउमीद हो जाते हैं, आपको लगता है कि कोई होप नहीं है लाइफ के अंदर, चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। उसमें फिर लोगों को क्राइंग स्पेल्स भी होते हैं। एक और चीज जो बहुत कॉमनली देखी है कि लोग थके हुए फील करते हैं, उनको थकावट फील होती है, उठने का दिल नहीं करता और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के उठा जाता है। जिस तरह सुबह होता है कि कभी कभी हम सर्दियों में नहीं निकलने का दिल करता बिस्तर से, लेकिन वहां पर एक उनको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन चीज़ों में लोग खुशी महसूस करते हैं या आमतौर पे करते हैं दिन अपनी रूटीन में, उनको खुशी महसूस होना बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई पसंद का काम है जिससे करके बहुत खुश होते थे, एक्सरसाइज कर ली, से मिल लिया, वो चीज़ें उनको दोबारा खुशी नहीं देंगी। ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं और इवेंचुअली अक्सर डिप्रेशन के अंदर सुसाइडल आइडिएशन यानी सुसाइड के ख्यालात भी आने लग जाते हैं कि जब जिंदगी इतनी खराब है, इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो आयशा, फिर कौन सी स्टेज होनी चाहिए या होती है जब हमें माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैं पहले भी यहाँ पे आई तो मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जब भी आपको लगे कि मेरा मूड, मेरी सोचें ठीक है, इस लिहाज से मुझे परेशान कर रही हैं, मुतासिर कर रही हैं कि मुझसे अपनी दिन की रूटीन जो है वो संभालना मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरा करियर है, आपकी पढ़ाई लिखाई के मामलात हैं या आपके लोगों से मेल जोल के मामलात हैं, अगर उसमें परेशानी आने लग गई है, आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ख़राब तर होती जा रही हैं, तो ये शायद इंडिकेशन होती है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है। अच्छा। और काउंसलर जो हैं वो ये आपको हेल्प कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि सोचें यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और अपने लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस लाकर, सोचों में क्या चेंजेस लाकर बेहतरी कर। तो हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों आयशा के मुल्तान में ये वाक़या पेश आया कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, वो भी माहिर नफ्सियात ही थी। तो क्या डॉक्टर्स पे भी ये फेस आता है कि वो भी खुद नहीं पहचान पाते कि वो भी डिप्रेस हैं, इस हद तक पहुंच जाते हैं वो भी? बिल्कुल। द थिंग इज कि अगर हम साइंटिफिकली देखें और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकियाट्रिस्ट होता है उसका अपना साइकोलॉजिस्ट होना भी जरूरी है। वी आर सपोज्ड टू हैव वन एज वेल, क्योंकि हमारे पास बहुत ट्रॉमेटिक केसेस आते हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि आम बंदा अगर सुने तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है हम उसको सुन के उसके सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आम इंडिविजुअल जो है, आम बंदा जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का मसला ये है कि उनके ऊपर रोज की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक केसेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपकी मुतासर हो रही है हेल्थ, तो वहाँ पे आपने उसके ऊपर काम करना है, अपने आपको छुट्टी देनी है, जरा वेकेशन पे जाना है, फिर रिचार्ज होकर वापस। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक साइकियाट्रिस्ट है तो वो भी एक इंसान ही है ना, उसको भी टेंशन होगी, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, उसको कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले वो इंसान है।
तो मुझे बताइए आयशा कि इन एंजाइटी या डिप्रेशन के कोई टेस्ट वगैरह भी होती हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि ये इस स्टेज पर है या ये इसको डिप्रेशन है या एंजाइटी है? जी बिल्कुल टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें वो ब्लड टेस्ट वगैरह टाइप की चीज़ नहीं आएगी। इसमें वो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, इसमें सवालात पूछे जाते हैं पेशेंट से या क्लाइंट से, और वो मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वही पूछते हैं। कुछ टूल्स हैं स्टैंडर्डाइज्ड हैं जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, उनके मुताबिक हम लोग ये एक तो पहचान करते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है, और अगर डिसऑर्डर है तो उसकी लिमिट क्या है, उसका लेवल क्या है, तो उसके बेस पे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। तो क्या आयशा आप ये कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर भी ज्यादा डिप्रेस होने की टेंडेंसी होती है? बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल, अगर हम जिस तरह हम बाकी बीमारियों की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन फैमिलीज में रन करती है, इस तरीके से डिप्रेशन और एंजाइटी जो होती है, इसके अलावा और प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी फैमिलीज में रन करती हैं, जेनेटिक भी होती हैं। तो जब भी कोई पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, हम सबसे पहले हिस्ट्री में ही पूछते हैं कि कहीं पेरेंट्स के अंदर या उनके पेरेंट्स के अंदर, फैमिली के अंदर चीज रन तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर पेरेंट्स के अंदर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी के केसेस हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 50% से अबव चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स ही काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? मजे की बात है, उनको नहीं पता होता कि वो डिप्रेस हैं या वो एंजाइटी का शिकार हैं, तो फिर वो कैसे इस चीज को रोके? अब जो अच्छी चीज है वो ये है कि जो यंग एडल्ट्स हैं वो अब थेरेपी के अंदर आने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मायूब चीज नहीं है, वो जरा अवेयर हो गए हैं इसके बारे में। तो जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है, लेकिन आयशा बहुत से लोग हैं यहाँ पे इसको मायूब चीज समझते हैं, दिमागी, मतलब उनको कहते हैं तुम पागल हो जो तुम डॉक्टर के पास जाओगे, ऐसा भी है? बिल्कुल, अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन लोगों से पूछा जाए ना कि आपकी फैमिली में कोई रन करती है प्रॉब्लम, तो मोस्टली अक्सर अब जो यंगस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि कभी डायग्नोज नहीं हुआ लेकिन लगता है कि रन करती है। अच्छा। क्योंकि कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, अम्मा बाबा कहते हैं कि नहीं हमें कुछ मसला नहीं, या दादा जो है मुझे वो इस तरह करते थे, लगता है कि मसला है, लेकिन कभी गए नहीं डॉक्टर, कभी गए नहीं, ये चीज आती है। तो फिर किस तरह हम रोक सकते हैं? मतलब क्या हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए? एक तो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, रूटीन, ठीक है। एक और चीज है कि अगर लाइफ में बहुत ज्यादा बोर्डम हो जाएगा, एक ही तरह की लाइफ चलती जा रही है, तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मूड खराब होने के। तो कोशिश करें कि अगर आपको बहुत प्यार भी है ना काम से, तो थोड़ी सी ब्रेक लें, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालें। बहुत शुक्रिया आयशा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात थी। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आई हैं। तो अपना टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, ताकि आप ये जो सारी चीजें हैं ना, इनसे बच सके, डिप्रेशन से बच सके। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसको जिंदगी नहीं बनाना आप लोगों ने ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, तो आज हमारा प्रोग्राम बहुत मजे का होने वाला है। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब वक्त हुआ है हमारे हेल्थ सेगमेंट का, और आमतौर पर जब घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है या किसी भी फर्द की तबीयत ठीक ना हो, तो माओं को सबसे ज्यादा उनकी फिक्र होती है और वो सबकी देखभाल करती हैं, सबका ख्याल भी रखती हैं। लेकिन माओं की सेहत के हवाले से इतनी परवाह नहीं की जाती। शादीशुदा खवातीन में कुछ ऐसी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं जिनकी अगर बर वक्त तशखीस ना की जाए तो ये पेचीदगियां इंतहाई खतरनाक साबित भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता कुछ सालों में खवातीन में यूट्रस के कैंसर के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इस मरज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अलामात बहुत देर के बाद वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं और खवातीन ज्यादा परवाह नहीं करती। लेकिन ये मूजी मरज इंतहाई खतरनाक साबित होता है, और इसकी एक बड़ी वजह मुतवाज़िन खुराक का इंटेक ना होना भी है। यूट्रस कैंसर की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या होती हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, और खुराक की मदद से इस मरज से कैसे बचा जा सकता है, इन सब बातों पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने आज बात करनी है। डॉक्टर नायाब सरवत है जो गायनाकोलॉजिस्ट है, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, और उनके साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायात हैं अनम मंजूर है। अनम, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर नायाब, पहले तो हमें बताइए कि ये यूट्रस कैंसर होता क्या है और खवातीन को इसकी कितनी अवेयरनेस है अभी के माशरे में, अगर बात की जाए, अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूँगी, यूट्रस का कैंसर जिसे उर्दू जुबान में रहम का कैंसर कहा जाता है, ठीक है, और सादा जुबान में इसे बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, ठीक है।
तो अवेयरनेस की जहाँ तक इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं वो इस मामले में ज़रा लापरवाही बरतती हैं। जब ये बीमारी एडवांस स्टेज तक पहुँच जाती है तो तब वो डॉक्टर से जो है वो रुजू करती हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से यही बात है कि ख़वातीन में अभी इस हवाले से कोई अवेयरनेस खास नहीं पाई खास नहीं है, और उनको पता भी नहीं चलता कि अगर उनको, क्योंकि कैंसर, यूट्रस का कैंसर, उनको पता ही नहीं होगा कि हमें क्या हो रहा है, तो वो किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से अवेयर करना लोगों को। अनम, मुझे आप बताइए कितना ज़रूरी है हमारी डाइट बैलेंस्ड होना, हम दुरुस्त मिकदार में अपनी डाइट ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से हमने लोगों देखा है कि ख़वातीन का वेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से बीमारियां शुरू हो जाती हैं उनको लगना। तो कितना ज़रूरी है हमारा बैलेंस डाइट का होना? देखिए, हम जब भी बात करते हैं हम बात करते हैं कि हर चीज़ इत्दाल में इस्तेमाल करें, हर चीज़ बैलेंस्ड हो। तो इसी तरह से जैसे ज़िंदगी में बाकी चीज़ों का इत्दाल बहुत ज़रूरी है, हमारी डाइट में भी को भी बैलेंस होना हर लिहाज से ज़रूरी है। अब बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जिसमें आपने हमारे अगर 5 फूड ग्रुप्स हैं ना, जिसमें आपने अपनी खुराक में सीरियल्स का इस्तेमाल, यानी कि अनाज जितना रोटी चावल उसका इस्तेमाल भी एक हद में रह के करना है, गोश्त और दालों का इस्तेमाल भी करना है, फल और सब्जियों का इस्तेमाल भी करना है। ये चीज़ें हैं जिनका हमने डेली बेसिस पे एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करना है। अगर हम डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में इनका यूज़ करते हैं और इनको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। लेकिन हम आजकल बैलेंस डाइट से थोड़ा हट गए हैं। बैलेंस की बजाय जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड हमारे ज़्यादा आ गया। अगर कैंसर की आपने बात की है तो कैंसर में सबसे ज्यादा जो प्रोसेस्ड फूड है उसका सबसे ज्यादा रोल है। अच्छा। हम जितना यूज प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा करते जाएंगे उतने हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं उतने ज्यादा कैंसर के चांसेस आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं। और अगर मैं कैंसर के अलावा इसी तरह के बहुत से बात करूं कि पीसीओएस का या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, तो बच्चियों में मतलब एक ख़वातीन के अलावा बच्चियों में भी इन चीज़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। तो हमारी डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल, कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली, हम बर्गर्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो हम कोला हमने जरूर पीनी है, उसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं। जिस तरह से हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कि हमने पिज्जा और बर्गर के साथ फ्राइज और ड्रिंक लेना है, इसके बजाय अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन बना लेना कि हमने एक मीट के साथ वेजिटेबल्स लेनी है, योगर्ट लेनी है, या हमने फ्रूट की सर्विंग लेनी है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत हेल्दी रहेगा। मतलब बहुत अगर हम दुरुस्त मिकदार में ग़िज़ाइयत नहीं ले रहे या डाइट नहीं ले रहे तो वो भी बीमारियों का शिकार बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा वजह बन सकती है। फिर बहुत सारी इसी जंक फूड की वजह से, प्रोसेस की वजह से होता ही है कि डेफिशिएंसीज की तरफ आना शुरू हो जाती है। फीमेल्स में, बच्चियों में, लड़कियों में आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, बहुत सी डेफिशिएंसी, बी विटामिन की डेफिशिएंसी है, और वेट भी आपका किसी न किसी वजह से बढ़ता है। हाँ, या आपका कोई जेनेटिक फैक्टर है, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आपकी डाइट में वो चीज लैक करी है, तो पहले तो रीजन आप फाइंड करें कि हमें किस वजह से मोटापा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज यहाँ पे मैं कहूँगी आपसे कि स्लीप साइकिल, स्लीप पैटर्न इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वेट की बात करते हैं, अगर आप डिजीज से बचना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक सेहतमंद जिंदगी आपने गुजारनी है, तो आपकी रात की 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर नायाब, मुझे बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यूट्रस कैंसर के हवाले से, डिटेल में हमें बताइए, और इसकी वजूहात क्या है, कॉमन वजह क्या है इसकी होने की? इसकी सिम्टम्स, जहाँ तक सिम्टम्स का ताल्लुक है, तो जिस भी खातून को अगर पेट के निचले हिस्से में मुसलसल दबाव, प्रेशर या मुसलसल दर्द महसूस हो या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, तो फिर उसे फौरन अपने करीबी अस्पताल में रुजू करना चाहिए, उसे डॉक्टर से अपना मायना करवाना चाहिए। और वजूहात जो हैं, इसकी सबसे बड़ी वजूहात में सबसे बड़ी वजह यही कि एक विरासती कैंसर है। अच्छा जी। अगर आपके खानदान में किसी भी किस्म का कैंसर है तो आपको इस खदशा हो सकता है कि आपको यूट्राइन कैंसर का हो सकता है कि आपको हो जाए। और दूसरी भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसपे हो सकता है ये कैंसर। उसमें वो ख़वातीन जो कि हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, जिनमें कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, या जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, या फिर वो ख़वातीन जो कि मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स के लिए हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, उनमें भी इस बीमारी के होने का चांस बढ़ सकता है। या फिर वो ख़वातीन जो जिनको प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी हो, जिन्हें पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम रह चुका हो, या फिर ओवेरियन सिस्ट रह चुकी हो,
तो वो भी उनमें भी खवातीन में ये चांस बढ़ता है कि उनमें ये बीमारी हो सकती है जी। तो अनम, हम कैंसर, यूट्रस कैंसर, मतलब एक खातून को एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा उसको नहीं पता कि उसने ग़िज़ाएं कौन कौन से इस्तेमाल करनी है। ये कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और देखिए कैंसर मतलब सुनकर ही इतना खौफ आ रहा है, तो ये जिसको होगा वो किस दर्द से और किस पीरियड से गुजर रही होंगी। और उनके साथ साथ खाली वो नहीं है, पूरी फैमिली भी सफर करती है। लाइक एक बंदे के साथ। और देखिए कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज एक डिजीज है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। इससे पहले बहुत सारी डिजीजेज हैं जिससे गुजर के वो कैंसर की तरफ जाएगी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पीसीओस, पॉलीसिस्टिक का मसला। अब आप देखें पीसीओस का इशू बच्चियों से लेके स्टार्ट हो रहा है। आजकल 11-12 साल की बच्चियों में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। वो जब टाइम पे क्योर नहीं करवा रहे हैं ना, तो वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते डिजीज आपकी लास्ट स्टेज तक चली जाती है। तो सबसे पहले तो क्योर, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन होना कि क्या रीजन क्या है और क्या इसकी वजह है, उसको फाइंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुराक के हवाले से बात करूं तो खुराक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि जिससे डायरेक्टली, मैं ये तो नहीं कह सकती कि कैंसर को कोई चीज डायरेक्ट खुराक ट्रीट कर सकती है, लेकिन कैंसर से पहले की जो स्टेजेस हैं उसको हम बहुत हद तक बचा सकते हैं खुराक के थ्रू। जितने हमारे फूड हैं जो प्रोसेस है हमारा, और जंक फूड आ जाता है, इसका जब हम लोग मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है तो उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है। जितने ज्यादा बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, यानी कि फ्री रेडिकल्स वो हैं जो बॉडी से निकल जाए। हर खाने के, हर जो चीज हम खाते हैं उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स बनते हैं जिनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे हैं तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे जो कैंसरस होते हैं। तो इसके साथ हमें वो वाली चीजें खानी है, एक तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि जो बॉडी में सोजन ना करें, वो ऐसी चीजें जो बॉडी से इन फ्री रेडिकल्स को निकालें। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज है जो हमारी बॉडी से इन फ्री रेडिकल्स को निकालती है और कैंसर और इन जैसी बीमारियों से बचा सकती है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसी फूड है या ऐसी खुराक है जिसको हम खा के किसी बीमारी को खत्म करें, उससे बचाया जा सकता है उस चीज को, या उसके पेचीदगियों को बचाया जा सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड सारे के सारे हमारे फ्रूट्स जितने हैं, वेजिटेबल्स जितनी हैं, ये सारे के सारे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स या हमारे जितने भी ये कहवा आ जाते हैं, जैसे ग्रीन टी है, सिनेमन टी है, जिंजर टी है, ये इसका एक खास हद में रहते हुए इस्तेमाल भी जो है वो कैंसर से बचा सकता है। ठीक है डॉक्टर ना, आप मुझे बताइए किस एज फैक्टर में खवातीन में ये ज्यादा बीमारी पाई जाती है और कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जहाँ पर खवातीन को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें अभी यूट्रस का कैंसर हो सकता है? ठीक है, देखें सबसे पहले आप जो पूछ रही हैं कि मतलब कौन सी अलामात ऐसी हैं, ठीक है, तो अलामात तो मैंने अभी आपको बताई हैं कि जो अगर किसी भी खातून को पेट के निचले हिस्से में दर्द या महसूस हो रही है या जो भी है, तो उसे चाहिए कि फौरन अपना मुआयना करवाए, क्योंकि यही अलामात हैं जिनसे पता चलाया जा सकता है कि ये आपकी बॉडी में कोई ऐसा यानी चेंज आ रहा है कि आपको मुसलसल ये चीज़ रह रही है, तो आपको जाना चाहिए, मुआयना करवाना चाहिए। और जहाँ तक एज का ताल्लुक है तो इस मामले में मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि वैसे तो ये कैंसर का ज़्यादातर 50 साल या उससे ज़ायद उम्र की खवातीन में पाया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगर ये बात की जाए तो इसकी शरह जो है वो नौजवान लड़कियों में भी बढ़ रही है। अच्छा, मतलब मैरिड अगर बात की जाए तो मैरिड में ज़्यादा है या अनमैरिड में? नहीं, नौजवान लड़कियां मैरिड भी हो सकती हैं और अनमैरिड भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजूहात ये हैं कि हमारी इन्वायरमेंट और हमारी नाकिस ग़िज़ा जो है उसकी वजह से ये कैंसर जो है ये नौजवान लड़कियों में भी अब पाया जा रहा है। जबकि वैसे अगर देखा जाए तो बाहर के ममालिक में ये 50 साल या उससे ज़ायद उम्र की खवातीन में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको किस तरह हम बच सकते हैं, इससे इलाज क्या है इसका? इस कैंसर की इकसाम मुख्तलिफ हैं, ठीक है, इसलिए इसका तरीके इलाज भी हर खातून में मुख्तलिफ होगा। अगर इस हवाले से बात की जाए तो ये कैंसर दो तरह का होता है, एक है यूट्राइन एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है, ये ज्यादातर केसेस इसके रिपोर्ट होते हैं, 90% इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये यूट्रस के अंदर की लेयर जो है एंडोमेट्रियम, उसमें थिकनिंग आ जाती है, या कोई आपको एबनॉर्मल मैस नजर आता है, या फिर आप उसमें स्वेलिंग देखते हैं, तो वो ये एंडोमेट्रियल यूट्राइन एंडोमेट्रियल कैंसर की अलामात हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक दूसरी इसकी किस्म है जिसे कहते हैं यूट्राइन सार्कोमा, ठीक है,
ये केसेस इसके 10% रिपोर्ट होते हैं और ये यूट्रस के मसल्स और टिश्यूज में डेवलप होता है। इसलिए इसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। किसी खातून में जस्ट इसकी सर्जरी करते हैं और कीमो कर देते हैं, किसी खातून में इसकी सर्जरी कीमोथेरेपी भी होती है और इसके बाद मेडिकेशन में टारगेटेड थेरेपी भी होती है, रेडिएशन थेरेपी भी होती है और हार्मोनल थेरेपी भी होती है। डॉक्टर ने आप मुझे बताइए, आपके पास कितने ऐसे केसेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले पीसीओज होता है, देन वो यूट्रस कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसे केसेस आ जाते हैं, लेकिन यह है कि बर वक्त इसकी अगर तशखीस हो जाए और इलाज हो जाए तो इसका इलाज कामयाब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले पीसीओस होते हैं और वो उनमें ये चीज़ जो है डेवलप हो जाती है और उनकी यूट्रस कैंसर हो जाता है उन्हें। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनकी रेशो भी ज़्यादा है। और जिनको पीसीओस नहीं है उनको भी हो सकता है क्या ये? बिल्कुल, उनको भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजूहात में इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक विरासती कैंसर है। अगर आपके खानदान में किसी भी इंसान किसी को भी खानदान में किसी भी किस्म का कोई कैंसर है तो ज्यादा चांसेस हैं यूट्राइन कैंसर के। ठीक है, मुझे बताइए अनम, हमने देखा है कि इस तरह की अगर बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं तो हम बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और उसमें फिर हम लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं। एक तो इलाज नहीं करवा रहे होते, अवेयरनेस इतना नहीं होती, और जब इस चीज का पता चल जाए कि हमें इतनी बड़ी बीमारी लग चुकी है, हम डिप्रेशन उसका शिकार हो जाते हैं। तो किस तरह हम अपनी सेहत को एक तो तबाह भी कर रहे हैं, खुराक भी नहीं खा रहे, किस तरह इससे निकल सकते हैं, बच सकते हैं? बिल्कुल ऐसे, ये डिजीज स्ट्रेस जो होता है ना वो हमेशा होता है, कोई बहुत छोटी सी डिजीज में भी होता है, तो ये कैंसर एक बहुत मेजर डिजीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ऐसा है कि हमें डेफिनेटली उस चीज़ से भी कोप अप करना चाहिए और उसके साथ अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करता है जिसमें उसको मेडिकेशन दी जा रही है या उसको कीमो दी जा रही है, तो उसकी जो बॉडी में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है, टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें उसको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। अगर पेशेंट को कैंसर के साथ कोई और डिजीज़ नहीं है तो उसके लिए खुराक के साथ ट्रीट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कैंसर के साथ कोई किडनी इशू है, कोई और ब्लड प्रेशर का इशू है, तो उस केस में फिर मज़ीद एहतियात आ जाती है खुराक के हवाले से। तो उसमें हम हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं, बेसिकली पेशेंट को दी जाती है ताकि उसकी रिकवरी हो, और इसमें शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, कि जितनी हम ड्यूरिंग कैंसर या इवन कैंसर से पहले भी अगर हम जितनी ज़्यादा शुगरी बेवरेजेस का या शुगरी जितनी भी आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेल्स की बेसिकली कैंसर क्या है कि सेल्स की एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, सेल्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो जो शुगर है, जो हमारी कार्ब्स हैं, बेसिकली वो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो जितनी ज़्यादा हम लोग शुगर का इस्तेमाल करें, सेल्स उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग कैंसर हाई शुगरी फूड से आपने अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन डाइट पे जाना होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो रिच फूड है उनका इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि जितने हमारी सब्जियां हैं, जितने हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेट अमाउंट में बीफ का इस्तेमाल ना करें आप, लेकिन मटन या चिकन का इस्तेमाल या लीन मीट का इस्तेमाल, वाइट मीट का इस्तेमाल मॉडरेट अमाउंट में रखना होता है। पल्सेस का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, जो जितने भी बीन्स हैं हमारे, उसका इस्तेमाल एक जो है नॉर्मल अमाउंट पे हमने रखा। हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें, वही बेहतर है, आपका इलाज उससे और कोई बेहतर नहीं है, ये कह सकते हैं। डॉक्टर नायाब, हम कैंसर का नाम ही सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम डरना शुरू हो जाते हैं कि कैंसर हो जाएगा। तो ये हमारे अगर देखा जाए तो खवातीन के हवाले से कितना सर्वाइवल रेट है यहाँ पर? इस सिलसिले में तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, हमारा एक हाथ कट जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कब ठीक होगा। बिल्कुल ऐसे। हमारा हाथ जो है अगर वो जल जाता है तो हम कहते हैं कि ये कब ठीक होगा। तो ये तो फिर एक इतनी बड़ी बीमारी का नाम है। तो इस बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हमारी हुकूमत इस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम कर रही है, ठीक है, लेकिन नहायत अफसोस के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है कि हमारे पास कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल नहीं है जहां पर कैंसर की तमाम सहूलियात एक छत के नीचे मैसर हों। ठीक है, जिसमें सर्जरी आ जाती है, कीमोथेरेपी आ जाती है, रेडिएशन थेरेपी आ जाती है, पैलिएटिव केयर आ जाती है। अगर देखा जाए तो जैसे दिल के अमराज के लिए मखसूस अस्पताल कायम किए गए हैं मुल्तान में, लाहौर में, वजीराबाद में, रावलपिंडी में, लेकिन अभी शौकत खानम के अलावा जो है कोई ऐसा
स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल नहीं कायम किया गया कैंसर के हवाले से, जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हों। डॉक्टर फरदौस अवान साहिबा और वजीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि वो एक मॉडल टाउन में अस्पताल बनाने जा रहे हैं 1000 बेड का, लेकिन अभी ये नहीं पता चल सका कि वहाँ पर कैंसर के कितने बेड्स जो हैं उन्होंने मुख्तस किए होंगे। ठीक है, तो हमारा अब सर्वाइवल रेट की ही बात कर रहे हैं कि वो कितना सर्वाइवल रेट है, रिसोर्सेज हैं या नहीं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सर्वाइवल रेट हमारा यहाँ पर कितना है? देखें, ये बीमारी वो है कि जिसमें अगर बर वक्त तशखीस हो जाए और इलाज हो जाए तो आपका इलाज कामयाब हो जाता है। बहुत से ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे जिनको पहले नहीं पता होगा और बहुत स्वेयर कंडीशन में आपके पास आते हैं। बिल्कुल। तो ये आते ही तब हैं जब ये बीमारी जो है वो एडवांस स्टेज पे जा चुकी होती है, तो फिर बस ये है कि इसका इलाज किया जाता है, बाज़ औक़ात सर्जरी की जाती है, और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो फिर उसके बाद रेडिएशन थेरेपी भी होती है कुछ पेशेंट्स में। तो ये कौन सी स्टेज पर आके होती है, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी? सर्जरी तो समझ लें कि अगर बाज़ों का तो सिर्फ मेडिकेशन यानी सिस्टमेटिक थेरेपी की जाती है। जब आपको लगता है, आपको ज़रूरत महसूस होती है कि अब इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हिस्टेरेक्टमी होती है, यूट्रस को रिमूव किया जाता है। हिस्टेरेक्टमी में भी आगे फर्दर दो तरीकों से होती है, एक सिंपल होती है, एक रेडिकल होती है। ठीक है, तो जो सिंपल होती है उसमें यूट्रस को और सर्विक्स को रिमूव करते हैं, और जो रेडिकल होती है उसमें अपर पार्ट ऑफ वजाइना और सर्विक्स और यूट्रस तीनों को रिमूव करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये इसकी इकसाम मुख्तलिफ है, इसका तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है। ठीक है, और फिर ये उसकी नोयत और उसके फैलाव पे कैंसर की कि उसकी अब नोयत क्या है और उसका मतलब कितना फैलाव है, तो फिर उस हवाले से उसको डॉक्टर्स ठीक है उसको तशखीस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ना हमारे यहाँ पे मल्टी वाइटामिन खाने का बड़ा ज्यादा रवाज है, किसी से सुना कि हम ये मल्टी वाइटामिन खा रहे हैं, हम भी वो खाना शुरू हो जाते हैं, ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, मेल्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट है, टीनेजर के लिए डिफरेंट है, एडल्ट के लिए डिफरेंट है, ओल्डर एज के लिए डिफरेंट है। एक बॉडी सिस्टम जो मेरा है वो आपका नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे इसी तरह से वो डॉक्टर साहिबा का नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा रिकमेंडेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी कोई मेडिकेशन या इवन सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन नहीं यूज करने चाहिए। दूसरा, मल्टीविटामिन यूज करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि हम उसको पर लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक मल्टीविटामिन जो आपके डॉक्टर से पहले प्रिस्क्राइब करवाएं, उसके बाद उस मल्टीविटामिन को आप 2 या 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद आपको ब्रेक देना होता है, फिर उसको आप 2 या 3 मंथ्स के बाद दोबारा जो है वो ले सकते हैं। बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम एक साथ नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आयरन के साथ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लूंगी तो मेरी आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसी तरह से आयरन के साथ विटामिन सी लेनी है, कैल्शियम नहीं लेनी। फिर ये चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप मल्टी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर किसी ने आपको कहा है कि आप मैंने ये खाई और आप भी खा लें, और उसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था जिससे वो किसी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हिंडर हो रही है, किसी की नहीं हो रही, तो वो आपको नुकसान देंगे, फायदा नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सी चीजों को आपने देखकर खाना पीना है, आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी सेहत है, जिसका आपने खुद ख्याल रखना है। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नायाब सरवत थी, आपका बहुत शुक्रिया, और अनम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और हमें उस बीमारी के हवाले से बताया कि उससे हम किस तरह लड़ सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसका इलाज क्या हो सकता है, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। सुनने में तो ये एक रिवायती जुमला ही लगता है, लेकिन ये उनसे पूछिए जिनके पास सेहत जैसी नेमत नहीं होती। और अगर सेहत बरकरार रखनी है तो एक्सरसाइज कीजिए, और वो भी उन बुजुर्गों की तरह जिनमें से बाज 80 साल की उम्र के हैं, लेकिन खुद को फिट रखने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। अमेरिका में बनने वाली ये वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन हम सबके लिए एक सबक छोड़ कर गई है कि आपकी उम्र वही होती है जो आप सोचते हैं। इसलिए अगर खुद को फिट रखने की सोच रखते हैं तो फिर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो कर बैठते भी हैं। तो जिस तरह वो एक्सरसाइज, हमारा ये सेगमेंट भी ये था कि हम आपको हेल्थ के हवाले से बहुत सारी टिप्स दे सके, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज भी करें ताकि आप फिट रह सके। आप फिट रहेंगे तो आप जो बीमारियों से बच सकेंगे। आगे हमने बढ़ना है। एक और आपके साथ खबर शेयर करूं कि खूबसूरत आर्ट किसे पसंद नहीं होता, मुझे बहुत पसंद है। हम
कोई अच्छी सी पेंटिंग देखते हैं या कोई बेहतरीन सा डेकोरेशन पीस भी देखते हैं तो हमारी फौरी कोशिश होती है कि इसे अपने ड्राइंग रूम का हिस्सा बना लिया जाए, इसके ड्राइंग रूम में सजा लिया जाए। लेकिन कुछ चीजें इतनी शानदार होती है ना कि उन्हें ड्राइंग रूम का नहीं बल्कि म्यूजियम का हिस्सा बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ वियतनाम में हुआ है, जहां एक आर्टिस्ट ने शुतुरमुर्ग के अंडे पर 45,000 से ज्यादा सुराख करके ऐसा खूबसूरत आर्ट तश्कील दिया है कि देखने वाले हैरान होकर रह गए। 30 साला आर्टिस्ट को ये शाहकार बनाने में 3 साल का अरसा लगा है, क्योंकि अंडे पर बाज सुराख 0.2 मिलीमीटर तक बारीक हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इंसानी तारीख में किसी अंडे पर सबसे खूबसूरत और पुरकशिश मीनाकारी की गई है। जनाब, आपने ये देखा है, पूरा वीडियो देखी होगी और बड़ी खूबसूरत शाहकार और मीनाकारी बनाई गई है इस आर्टिस्ट की जानिब से कि शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर। बहुत ही मुश्किल ये आर्ट है कि आप उस अंडे को आपने बड़े ही मुश्किल से उसके ऊपर सुराख करने हैं और वो जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो डिज़ाइन बनाना है। तो ये एक बहुत ही मज़े का और बहुत ही मुश्किल तरीन आर्ट है जो इन आर्टिस्ट ने किया है। जनाब, बहुत सी और बातें हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही मौजूद रहना है। सिर्फ छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जनाब, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से। तो बच्चों को एक सवाल लाजमी पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे। जब भी रिलेटिव्स आते हैं, कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आता है ना, तो घर के बच्चों से ये सवाल लाजमी होता है। तो मोस्टली बच्चों को भी जवाब रटे हुए होते हैं कि जनाब हमने ये बनना है। लड़कों का जवाब एक ही होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर पायलट बनना है। और 90% जो लड़कियों का जवाब होता है वो ये होता है कि बड़े होकर डॉक्टर ही बनूंगी। मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने कहा हो कि मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी। आपने सुना है कभी? आपने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक लड़की से करवाते हैं जो थी तो मेडिकल की स्टूडेंट लेकिन बनना पायलट चाहती थी, और उन्होंने अपना ख्वाब सच करके दिखाया है। ना सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया है बल्कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन पायलट बनने का एजाज भी अपने नाम किया है। सिर्फ 21 साल की उम्र में जब उन्होंने 2019 में पहली उड़ान भरी तो दुनिया हैरान होकर रह गई। चले उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उन्होंने ये ख्वाब कैसे पूरा किया, कितना वक्त लगा, किन किन मुश्किलात का सामना रहा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की कम उम्र तरीन पायलट कसवा मुबारक हुसैन। कसवा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कसवा, पहले तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि आप लड़कियां हर मैदान में जो है ना मैदान मार रही हैं। तो हमने सुना है कि लड़कियां, बल्कि मैं भी लड़की हूँ, तो हम लोगों को बड़ा सुनना पड़ता है, हर जगह हमें सुनना पड़ता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पर पायलट की जो एक कही जाती है डेजिग्नेशन कहा जाए तो वो मखसूस मर्दों के लिए होती है। लेकिन आपने सोचा कि मैंने पायलट बनना है, मैंने उड़ान भरनी है, जहाज चलाना है। कैसे सोचा ये? कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। हर काम के लिए आपको बस कोशिश की जरूरत होती है। एक ख्वाब देखा था हमेशा कि जहाज उड़ाना है और कुछ करना है या नहीं करना, जहाज जरूर उड़ाना है। तो बस मेहनत की और अपनी अप्रोच इस तरफ बनाई, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, पेरेंट्स को मनाया, फिर बस काम में मेहनत की और बस पायलट बन गई। तो पेरेंट्स मान गए? पेरेंट्स इनिशियली थोड़ा सा उन्होंने हेसिटेट किया क्योंकि वो सिक्योर फील्ड देख रहे थे कि लड़कियों के लिए जिस तरह आप देखते हैं कि इसमें आगे जॉब की ऑप्शन होगी या नहीं, कल को क्या बनता है। फिर उनको जब मनाना शुरू किया तो उसके बाद अब वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स रहे हैं शायद। तो कसवा, अभी मैं जैसे बता रही थी कि आप मेडिकल की स्टूडेंट थी, बनना पायलट चाहती थी, तो ये क्या था? पढ़ मेडिकल रही थी लेकिन बनना ख्वाब जो थी वो उड़ान भरने का सोच रही थी। बिल्कुल, मुझे ओरिजिनली मेरा जो अपना प्लान था वो तो पायलट बनने का था। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि मेडिकल कर लो, फिर देख लेना जो करना है। तो उस चक्कर में मैंने कहा चलो मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, आगे देख लेते हैं। फिर मैं प्री मेडिकल के टाइम पे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, अपने अब्बू को खास तौर पे, कि मुझे पहले फ्लाइंग करा दें, उसके बाद जो आप कहेंगे वो होगा। तो वो इजीली मान गए? वो इजीली थोड़ा सा उन्होंने हेसिटेट कितना कन्विंस करना पड़ा? ज्यादा साल, 1 साल, 2 साल? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इतना टाइम तो नहीं मुझे लगा, मुझे तो महीने का टाइम लगा। अच्छा। जब मैंने उनको सीरियस होकर बात की, उनको भी लगा कि नहीं, बच्ची का शौक भी और मेहनत भी करेगी इसमें।
तो फिर उन्होंने तो सपोर्ट मतलब किया। अब वो देखते हैं तो खुशी महसूस भी होती होगी। तो बिल्कुल वो मुझसे ज्यादा इस तरफ होते हैं कि कभी काम ना रहे, और मतलब मुझसे बहुत ज्यादा वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं तो मेरे। कस्बा, जब आपने पहली दफा पायलट बनी और जब उड़ान भरी आपने, कैसा महसूस करी थी? मतलब वो एक फीलिंग होती है, वो हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जो हमारा शौक होता है हम वो बन जाए या वो करके दिखा दें, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या फीलिंग्स थी आपकी? वेल, जब मैंने सबसे पहली दफा फ्लाइंग, जब पहली सॉर्टी थी मेरी, डर लगा था, ये बाद में जरूर कहूंगी, मगर डर के साथ ना एक मैजिकल था वो। जिस तरह आप हवा में उड़ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि सिर्फ मैजिकल नहीं है, आपको साथ प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना है, सीखने वाली चीजें भी है। फिर बहुत बेइज्जतियां सुनी और बहुत डांटें खाई, क्योंकि जाहिर है जहाज एक पूरी मशीन है जो आप उड़ा रहे हैं, और आपके पीछे कितने लोग पैसेंजर्स बैठे होंगे जिनकी आप जान के जिम्मेदार हैं। तो उसकी तैयारी करानी वो एक बहुत स्ट्रगल है, बट बहुत मजा आया उस स्ट्रगल में, क्योंकि शौक था वो अपना। तो कितनी देर प्रैक्टिस की आपने? मैंने 2 साल की ट्रेनिंग। 2 साल प्रैक्टिस की है, और उसके बाद और अब कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में आपको? मुझे तो 3 साल ही 3 साल हो गए हैं। और अब जहाज उड़ा लेती हैं आप? जहाज तो मेरा ख्याल है मैं पहले साल में ही सीख लिया था उड़ाना, पर अब अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर उड़ा लेती हूँ। तो सीखता तो बंदा रोज रोज, वो तो टाइम के साथ साथ इंसान हर वक्त सीखता रहता है। तो मुझे बताइए, आपके साथ वहाँ पे मेल भी लोग होंगे, कोलीग्स होंगे, तो उनकी तरफ से कभी कोई मुश्किलात आई हो या कह रहे हो कि अच्छा अब लड़की जहाज भी उड़ाएगी हमारे साथ मिलके, तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो? जब मैं इनिशियली फ्लाइंग में आई थी ना, तब मेरे अलावा कोई और लड़कियां बहुत कम थी, बहुत रेयर केस था। तब ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि कोई बात करने के लिए साथ होता नहीं था, और मेल डोमिनेटेड है ऐसी फील्ड, थोड़ा मुश्किल था अनफॉर्चुनेटली। अब टाइम के साथ साथ इतनी लड़कियां देखने को मिलती हैं और बहुत खुशी होती है कि हर दूसरी लड़की पायलट बन रही है, तो अब वो चीज बहुत कम हो गई। अब कम हो गई है। बहुत। तो कब उन्होंने सपोर्ट किया जो साथ मेल जो आपके कोलीग थे, या उन्होंने कभी कभी टांग भी खींचने की कोशिश की? इनिशियली मैं जहाँ पे गई उधर थोड़ा सा मुझे बैकलैश मिला, सिर्फ जेंडर बेसिस पे, मगर अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मैंने अपना लाहौर मूव हो गई मैं इसी बैकलैश की वजह से। तो लाहौर मूव होकर जो मैंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, फिर मेरे इंस्ट्रक्टर्स, साथ के कोलीग्स, हर कोई बहुत सपोर्टिव रहा, फिर ये वाला हर्डल भी खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसके यूज टू हो जाते हो। तो कस्बा, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो कि आप कभी हवा में उड़े हो और फीलिंग आई हो, डर लगा हो, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो? एक दफा ये हुआ था कि हम नाइट फ्लाइंग पे थे, मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर थे, मैं ट्रेनिंग पे थी, और हम लोग लैंड करने लगे थे जो इलामा इकबाल एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और हम लोगों का इलेक्ट्रिक ऑफ हो गया था सारा। तो मतलब हम लोग टावर वालों को नजर नहीं आ रहा था कि ऊपर जहाज कहाँ है हमारा, हमारे पीछे एक 777 आ रहा था जद्दा से लैंड करने के लिए। हम लोग कॉल दे के उनको बता भी नहीं सक रहे थे कि हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल फेलियर हो चुका था। वो एक ऐसा पॉइंट था कि वाकई डर लगा था, क्योंकि हम एक प्रॉपर मुश्किल में फंस गए थे, पर जब उससे भी निकल आए। इस तरह एक दफा हम लोग मेरा ख्याल बादलों में फंस गए थे, वो भी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हुआ था, तो डर लगा था। जब ऐसी आप एक दो चीजें एक दफा केटर कर लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ओके हो जाते हैं। ओके हो जाते हैं, वो ऑब्वियसली टाइम का हिस्सा होते हैं, और उस सिचुएशन से आपने निकलना ही है और कुछ कर भी नहीं सकते। तो बड़े प्रेशर्स भी होते होंगे इस तरह तो, और कभी मायूस हुई कि अच्छा मैं छोड़ दूं ये फील्ड? तरह तरह के प्रेशर्स हैं, या उन प्रेशर्स का मुकाबला हमेशा किया है? हमेशा मुकाबला किया, तभी आपके सामने बैठी। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, मुकाबला करेंगे तो हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसका हम शौक रखते हैं, जिसका हम ख्वाब देखते हैं। तो कितनी कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये महंगी फील्ड है? ट्रेनिंग इसकी कितने पैसे लगते हैं इसमें, हमें बताइए। चले मैं अब बता देती हूँ। है ये कि हम लोगों की, जब मैंने शुरू की थी फ्लाइंग, तब क्योंकि डॉलर का रेट सस्ता था तो हम लोगों की फ्लाइंग सस्ती थी। अच्छा। तो मुझे पड़ी थी अराउंड 35 लाख समथिंग इस तरह। अच्छा। तो अब तो ये जा रही है 45 लाख एंड अबव। मगर मैं यहाँ ये भी बताती जाऊँ कि लड़कियों के लिए अभी रिसेंटली एक लॉ पास होने के है उसमें कि गवर्नमेंट आधे पैसे देगी जो लड़कियां फ्लाइंग में आना चाहती हैं, ताकि प्रमोशन हो और लड़कियां और आए फ्लाइंग में। तो ये फायदा है लड़कियों का। अच्छा। हाँ जी। मतलब अब आ सकती हैं, आपके बाद आप एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं लड़कियों की कि वो भी इस फील्ड में आ सकती हैं, वो हर फील्ड में आ सकती हैं। तो आपका कोई फेवरेट पर्सन हो जिसको आप देखती हो फ्लाइंग करते हुए, या कोई वीडियोस देखती हो जिससे ये शौक ज्यादा पैदा हुआ हो, कुछ ऐसा? मैं छोटी थी तो मेरा ख्याल है सीसिल चौधरी का शायद आपने नाम सुना। उनकी मैं बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा। उनकी मैं उनसे मेरी एक दफा मुलाकात हुई जब मैं बहुत छोटी थी, तो फिर मैंने उनको आई लुक्ड अप टू हिम,
और उनकी थोड़ा फॉलो करते हुए उनकी फ्लाइंग स्किल्स देख के मेरा दिल आया कि मैं फ्लाइंग में आऊँ। इनिशियली वो इंस्पिरेशन। तो कस्बा कितना मुश्किल है, मतलब टेक्निकल एक चीज है जहाज उड़ाना, तो उसको सीखना कितना मुश्किल है? हर कोई कर सकता है कि नहीं? फ्लाइंग इटसेल्फ एक मोटर स्किल है, हाँ। जो कि आप मेमोरी बेस्ड भी होती है, थोड़ी सी आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। पर इसके गाड़ी आप चलाते रहे आपको काफी अर्से बाद बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड मशीन है एक बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक अच्छे पायलट और बुरे पायलट में जो फर्क आता है वो मेरा ख्याल है नॉलेज की बेस पे आता है। जो आप जितना पढ़ जाते हैं उतना आपको ज्यादा अपने जहाज के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में पता होता है। कस्बा बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे मॉर्निंग शो में आई हैं और हमें इतने अच्छे, जो ये सेगमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैं पर्सनली मिलना भी चाहती थी कस्बा से, ऐसी खवातीन से, ऐसे टैलेंट से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज वीकेंड है, हम भी मना रहे हैं वीकेंड, और आप भी वीकेंड मनाइए, प्लान बनाइए, बाहर जाइए और बाहर जाना जरूर है। SOPs का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।